हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन पर चर्चा करेंगे। मानचित्र प्रक्षेपों के वर्गीकरण के कई आधार हैं। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। प्रक्षेपों का रचना विधि के आधार पर वर्गीकरण। इसमें हम चार प्रकार भाग कर सकते हैं। सबसे पहला है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन या बेलनाकार प्रक्षेप। इस प्रक्षेप की रचना में बेलन का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है। सबसे पहले इसमें बेलन का प्रयोग किया जाता है और हम ये मान लेते हैं कि कागज का एक खोखला बेलन ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श करता है। जो बेलन लपेटा गया है ग्लोब के चारों तरफ, ध्यान से देखिए, वो भूमध्य रेखा जहाँ सबसे ज़्यादा पृथ्वी का विस्तार है उसको टच करता है, स्पर्श करता है, और उसका अक्ष पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष पर स्थित होता है। पहले ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाएं बेलन के ऊपर उतार ली जाती हैं। फिर इस बेलन को काटकर समतल रूप में फैला देते हैं और एक रेक्टेंगल फॉर्म में सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन तैयार हो जाता है। पहले इस पर अक्षांश देशांतर रेखाओं के रेखा जाल को उतार लेंगे, फिर इसको काट के समतल कर देंगे। दूसरा है कोनिकल प्रोजेक्शन। इसमें हम ये कल्पना करते हैं कि शंकु के आकार में मुड़ा हुआ एक कागज ग्लोब पर इस प्रकार रखा जाता है कि इसका शीर्ष बिंदु ध्रुव के ठीक ऊपर, चित्र में आप देख रहे हो ध्रुव के ठीक ऊपर शीर्ष बिंदु है। ऐसी परिस्थिति में शंकु का भीतरी तल ग्लोब को किसी अक्षांश रेखा पर स्पर्श करता है। वो भूमध्य रेखा को स्पर्श नहीं करता, किसी और अक्षांश रेखा को स्पर्श करता है। जिसको भी स्पर्श करेगा उसको स्टैंडर्ड पैरेलल कहते हैं। जिस रेखा के सहारे शंकु शीर्ष बिंदु से आधार पर टिका होता है उसे सेंट्रल मेरिडियन कहते हैं। बीच वाली जो देशांतर है वो सेंट्रल मेरिडियन, और जिस पर कोण पड़ा हुआ है ग्लोब के ऊपर उसको मानक अक्षांश या स्टैंडर्ड पैरेलल। आप देख रहे हो शंकु की शेप किस तरह की है। इसकी शेप ऐसी है कि ये भूमध्य रेखा को टच नहीं कर सकता। भूमध्य रेखा को तो सिर्फ बेलनाकार ही टच कर सकता है। शंकु ये तकरीबन 40 से 60 के बीच में किसी अक्षांश को आमतौर से टच करता है, और जिस भी एक अक्षांश को टच करेगा तो स्टैंडर्ड पैरेलल, 1 स्टैंडर्ड पैरेलल हो गया। 2 को टच करता है तो 2 स्टैंडर्ड पैरेलल कहते हैं उसको। तीसरा है जेनिथल प्रोजेक्शन। इस वर्ग के प्रक्षेपों की रचना करने के लिए यह कल्पना की जाती है कि ग्लोब के किसी बिंदु पर कागज स्पर्श करता है। ग्लोब पर बनी अक्षांश देशांतर रेखाएं इस कागज पर ट्रांसफर कर ली जाती हैं और आमतौर से ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर स्पर्श करता है, इसलिए इसको पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन कहते हैं। इसमें स्क्रीन पर भी आप देख रहे हो जिसका एजवे मेथड लिखा हुआ है, मतलब ट्रू बियरिंग। आमतौर से जो जेनिथल प्रोजेक्शन है उनमें ट्रू बियरिंग का गुण भी होता है। चौथा भाग है इसका कन्वेंशनल प्रोजेक्शन। इसमें परंपरागत प्रक्षेप भी कह देते हैं, ये ट्रेडिशनल हैं। इसमें किसी विकासीय पृष्ठ का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इनकी रचना किसी गणितीय सूत्र की सहायता से की जाती है, इसलिए इन्हें गणितीय प्रक्षेप भी कहते हैं। सिनुसाइडल और मोलविड्स इस प्रक्षेप के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी विशेषताओं के आधार पर क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले आपको पता ही है कि जो ग्लोब है वो शुद्ध तस्वीर है पृथ्वी की, लेकिन जो मानचित्र हैं उनमें पूर्णतः शुद्धता नहीं पाई जाती। इसलिए ये कोटेशन है, नो मैप इन द वर्ल्ड इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट मैप इन ऑल रेस्पेक्ट। कोई भी मानचित्र ऐसा नहीं है जिसमें पृथ्वी के सभी भागों को संपूर्ण शुद्धता के साथ दिखाया जा सके।
तो इसमें कोशिश की जाती है कि कम से कम एक या दो गुणों को सही रूप में हम प्रदर्शित कर सकें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्लोब तो पृथ्वी की ट्रू शेप है, लेकिन मानचित्र तो समतल भाग में है। इसमें सबसे पहला है इक्वल एरिया और होमोलोग्राफिक। इस वर्ग के प्रक्षेपों में ग्लोब के विभिन्न भागों का क्षेत्रफल शुद्ध दिखाया जाता है। ये शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है, इक्वल एरिया या होमोलोग्राफिक। इसमें वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग की लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। यदि लंबाई को बढ़ा दिया तो उसी अनुपात में चौड़ाई को कम कर देते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर बना रहता है। इसी तरह लंबाई को घटा दिया तो चौड़ाई को उसी अनुपात में बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल समान रहेगा। कहने का मतलब ये है, आकृति जरूर बिगड़ जाएगी। जो आप बुक में देखते हो 4 शेप दे रखी हैं, उन सब 4 शेपों का एरिया सेम है, और लेकिन आकृति में फ़र्क आ गया। एक तरफ जब आप लंबाई को बढ़ा दिया और चौड़ाई को कम कर दिया तो शेप में एकदम चेंज आ जाएगा। दूसरे गुण है प्रक्षेप का शुद्ध आकृति प्रक्षेप, ट्रू शेप और ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। इस वर्ग में आने वाले प्रक्षेपों का प्रमुख लक्षण है उसमें शुद्ध धरातलीय आकृति को प्रदर्शित करना। इस प्रक्षेप के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी बिंदु पर प्रत्येक दिशा में स्केल समान रहे, परंतु यह उसी दिशा में संभव होता है जबकि अक्षांश देशांतर रेखाएं एक दूसरे को लंबवत रूप में काटें। 90 डिग्री पर काटेंगी तो शुद्धता रहेगी। उन प्रोजेक्शंस को कहेंगे ट्रू शेप या ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। छोटे भूभागों की आकृतियां तो तकरीबन सेम होती हैं, अनुरूप ही होती हैं, लेकिन बड़े क्षेत्रों का जब आकार की बात आती है तो शुद्धता खत्म हो जाती है। तीसरा है शुद्ध दिशा प्रक्षेप या एज़ोमेथल ट्रू बियरिंग। इस प्रकार के प्रक्षेपों का प्रमुख लक्षण यह है कि शुद्ध दिशा, पर्पज यही है कि शुद्ध दिशा हमें चाहिए। इसमें दिशा का क्रम ग्लोब के समान होता है। इस प्रकार के बने प्रक्षेप में प्रक्षेप के केंद्र से सभी और दिशाएं शुद्ध होती हैं। इसमें इसी उद्देश्य से इन मानचित्रों को बनाया जाता है कि शुद्ध दिशा लगातार बनी रहे, चाहे नौवहन के मार्ग हों, चाहे वायु परिवहन के मार्ग हों, हवाओं के हों, समुद्री धाराओं के हों। इस तरह की चीज़ों को दिखाने के लिए विश्व मानचित्र पर हमें ऐसा मैप चाहिए जिसमें शुद्ध दिशा का गुण हो। ट्रू स्केल प्रोजेक्शन या समदूरस्थ अथवा शुद्ध मापनी प्रक्षेप। इस प्रकार के प्रक्षेपों में यथासंभव ये ध्यान रखा जाता है कि स्केल ठीक बना रहे। ग्लोब की सभी दूरियों को एक समतल सतह पर दिखाना तो असंभव है, लेकिन कोशिश यही रहती है। तीसरी टाइप का जो वो है क्लासिफिकेशन का आधार, वो है लाइट के आधार पर। लाइट के आधार पर किस तरह से हम बांटते हैं, तो उसमें एक है पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन, दूसरा है नॉन पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव में तो क्या है कि ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रकाश की सहायता से समतल कागज पर उतारा जाता है। इन्हें संदर्श प्रक्षेप कहते हैं, पर्सपेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी बेलन का प्रयोग करके, कभी शंकु का प्रयोग करके, या कभी समतल सतह पर रख के जैसे जेनिथल में करते हैं, तो उसमें प्रकाश की सहायता से अक्षांश देशांतर रेखाओं को उसके ऊपर उतारा जाता है। इन प्रक्षेपों की रचना के लिए ग्लोब पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के जाल पर किसी निश्चित बिंदु से प्रकाश डालकर उसकी छाया को किसी समतल कागज पर अंकित कर लिया जाता है। इस प्रकार सामान्य भाषा में जो प्रक्षेप का मतलब है उसका संदर्श प्रक्षेप ही बेसिक मीनिंग होता है। सारे जो जेनिथल प्रोजेक्शन है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है नॉन पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन, असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप। इन प्रक्षेपों की रचना में प्रकाश का प्रयोग नहीं होता, बल्कि ये प्रक्षेप गणितीय विधियों द्वारा आवश्यक संशोधन करके बनाए जाते हैं। इसमें लाइट का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें किसी न किसी गुण, शुद्ध क्षेत्रफल, शुद्ध आकृति, शुद्ध दिशा का ध्यान रखा जाता है, जिस कारण से ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन से ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। इसमें शिरोबिंदु
फैमिली के कुछ प्रक्षेप इसी में आते हैं। मोलविड और सिनुसाइडल भी इसके एग्जाम्पल है। अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड प्रोजेक्शन। एक श्रेष्ठ प्रक्षेप के क्या लक्षण हैं? जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो वो जेनिथल प्रोजेक्शन की टाइप्स हैं। इसमें एक जगह समतल कागज जो है ग्लोब के ऊपर रखा हुआ है, जिसको हम पोलर कहेंगे। दूसरे केस में वो इक्वेटर के ऊपर रखा हुआ है तो वो इक्वेटोरियल केस हो जाएगा। तीसरे केस में वो ओब्लिक रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है, तो उसको ओब्लिक केस कह देंगे। तो ये जेनिथल का सब क्लासिफिकेशन हो गया। अब श्रेष्ठ प्रोजेक्शन के क्या लक्षण होने चाहिए? आपको पता ही है कि प्रक्षेप समतल कागज पर बनाए जाते हैं, जबकि पृथ्वी का यथार्थ जो प्रारूप है वो तो ग्लोब है। ग्लोब सही शेप है, लेकिन प्रक्षेप के द्वारा हम उसको समतल कागज पर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अक्षांश देशांतर रेखाओं की आकृति जो ग्लोब पर है उससे बिल्कुल भिन्न होती है प्रक्षेप में। आपको पता है वो तो कर्व फॉर्म में होती हैं, ये समतल है, ये तो रेक्टेंगल में, कोनिकल शेप में इस तरह से आ जाती है। विभिन्न प्रक्षेपों में भी इनकी आकृति भिन्न भिन्न होती है। बेलनाकार प्रक्षेपों में अक्षांश और देशांतर सरल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। कुछ प्रक्षेपों में अक्षांश रेखाएं सरल हैं, देशांतर रेखाएं कर्व रूप में हैं, और कुछ में अक्षांश रेखाएं कर्व में हैं और देशांतर रेखाएं सरल रेखाओं में होती हैं। इस प्रकार मानचित्र प्रक्षेपों पर बनाए गए रेखा जाल में बड़ी विविधता पाई जाती है। संपूर्ण ग्लोब तथा उसके किसी भाग का जब हम सपाट कागज पर यथार्थ मानचित्र बनाना संभव है नहीं, तो फिर भी कोई न कोई गुण तो मिल ही जाता है, जिसके आधार पर श्रेष्ठ प्रक्षेप हम उसको कह सकते हैं। तो निम्न 5 गुण हो सकते हैं किसी प्रक्षेप में। उसमें करेक्ट एरिया हो सकता है, ट्रू एरिया, ट्रू शेप, ट्रू टू स्केल, करेक्ट बियरिंग एंड इजी इन ड्राइंग, वो बनाने में आसान हो। तो ट्रू एरिया कौन सा हुआ? यदि किसी प्रक्षेप पर पृथ्वी के विभिन्न भागों के क्षेत्रफल की मापनी के अनुसार शुद्ध हों, अर्थात विभिन्न भागों के क्षेत्रफल में वही अनुपात हो जो ग्लोब पर उन भागों में है, तो इसको कह देंगे इक्वल एरिया या होमोलोग्राफिक। इसका हमने जिक्र पहले भी किया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स में। यदि किसी प्रक्षेप में अक्षांशीय माप में बढ़ोतरी हो रही है, तो शुद्ध क्षेत्रफल का गुण बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देशांतरीय मापक में उसी अनुपात में कमी करनी आवश्यक है, ताकि शुद्ध क्षेत्रफल का गुण बना रहे। इस प्रकार शुद्ध क्षेत्रफल वाले प्रक्षेप में आकृति में विकार आ जाएगा। सम क्षेत्रफल किसके लिए उपयोगी है? जो भी वितरण मानचित्र हमें दिखाने हैं उनके लिए, किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना हो उसके लिए। राजनीतिक तथा सांख्यिकीय मानचित्रों की रचना के लिए भी प्राय सम क्षेत्रफल प्रक्षेप ही प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि वे भी क्षेत्रफल की शुद्धता पर आधारित होते हैं। दूसरा पॉइंट है ट्रू शेप का। जिन प्रक्षेपों पर भूमंडल के विभिन्न भागों पर वही आकृति रहती है जो ग्लोब के ऊपर है, उनको शुद्ध आकृति प्रक्षेप या यथाकृतिक प्रक्षेप, ऑर्थोमॉर्फिक या कन्फॉर्मल प्रक्षेप कहते हैं। कहने का मतलब जो ग्लोब पर आकृति है किसी प्रदेश की वही रहती है। पृथ्वी के सभी भागों की आकृति को पूर्णतः शुद्ध रूप में दर्शाना किसी भी प्रक्षेप के लिए संभव नहीं है। इसमें हमें इस गुण को पैदा करने के लिए 2 बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ग्लोब पर अक्षांश देशांतर रेखाएं समकोण पर काटती हैं, इसलिए प्रक्षेप पर भी हमें एक दूसरे से समकोण पर काटना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मानचित्र के किसी भी बिंदु पर अक्षांशीय और देशांतरीय मापक समान होना चाहिए, चाहे वह मापक विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न क्यों न हो। यदि किसी स्थान पर अक्षांशीय मापक में बढ़ोतरी हो रही है, तो देशांतरीय मापक में उसी अनुपात में कमी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है शुद्ध मापनी का। प्रक्षेप में सर्वत्र ही मापनी का शुद्ध रखना इम्पॉसिबल है, परंतु या तो सभी अक्षांश रेखाओं पर मापनी शुद्ध रह सकती है या सभी देशांतर पर।
अथवा कुछ अक्षांश रेखाओं पर या कुछ देशांतरों पर। इस लक्षण को प्रक्षेप में ट्रू टू स्केल प्रोजेक्शन कहते हैं। ट्रू बियरिंग, शुद्ध दिशा, मानचित्र पर शुद्ध दिशा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रक्षेप ऐसे भी हैं जिन पर सर्वत्र सभी और शुद्ध दिक्मान रहता है, अर्थात प्रक्षेप पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को की प्रक्षेप पर वही दिशा रहती है जो ग्लोब पर है। मैंने आपको बताया था ग्लोब से कंपेयर करना है सारी चीज़ों को। मर्केटर प्रोजेक्शन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, इसमें दिशा की शुद्धता रहती है। इवन जेनिथल में भी काफ़ी प्रोजेक्शन ऐसे हैं, जैसे पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। इस प्रक्षेप के केंद्र से सभी देशांतरों की ओर ट्रू बेयरिंग रखती हैं, इसीलिए ऐसे प्रक्षेपों को एज़ोमेथल प्रोजेक्शन कह देते हैं। और पांचवा गुण हुआ किसी श्रेष्ठ प्रोजेक्शन का इजी इन ड्राइंग, बनाने में आसानी। आपको पता ही है ये गुण होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा स्टूडेंट उसको लाइक नहीं करेंगे। स्टूडेंट तो जब लाइक करेगा उसको बनाना आसान होगा। तो रचना की सुगमता भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ मैप प्रोजेक्शन। प्रक्षेपों की रचना के लिए निम्नलिखित पॉइंटों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ द ग्लोब है। मानचित्र प्रक्षेपों का रचना का आधार ग्लोब ही है, तो हम मापक के अनुसार ग्लोब का अर्धव्यास के रेडियस ऑफ द ग्लोब निकालना आवश्यक होगा। पृथ्वी का अर्धव्यास है 6400 किलोमीटर, इसको सेंटीमीटरों में ले जाएंगे तो मानचित्र प्रक्षेप के लिए दिए गए मापक के प्रदर्शक भिन्न से पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास को गुणा करने से ग्लोब का अर्धव्यास निकल आएगा। जैसे दो एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, एक इंचों में दे रखा है, एक सेंटीमीटर में दे रखा है। इस तरह से हम ग्लोब का अर्धव्यास मतलब जो मापनी दे रखी है, प्रदर्शक भिन्न दे रखी है, उसको गुणा कर देंगे ग्लोब के अर्धव्यास से। इंचों में निकालना होगा तो इंचों में, और सेंटीमीटर में निकालना होगा तो सेंटीमीटर में रेडियस ऑफ द ग्लोब निकाल सकते हैं। दूसरी बात है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का इंटरवल कितना डिफरेंस हो। 0 से 90 उत्तर और दक्षिण तक अक्षांश रेखाएं हैं, ऐसे ही 0 से 180 ईस्ट और फिर 180 वेस्ट तक देशांतर होते हैं। इस प्रकार कुल 180 डिग्री अक्षांश तथा 180 डिग्री देशांतर पूर्व और पश्चिम में, तो टोटल 360 डिग्री हो गए। प्राय ग्लोब और मानचित्र प्रक्षेपों पर इन अक्षांशों और देशांतरों की रचना जब हम करते हैं तो 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 30 डिग्री आदि के अंतराल पर की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप पर ये केवल 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है। कहने का मतलब जो भी इंटरवल हम लेंगे पैरेलल का और मेरिडियन का, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसी का हम यूज करेंगे। इसके बाद है आधारभूत अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये वे रेखाएं हैं जिनके आधार पर संपूर्ण प्रक्षेप की रचना की जाती है। प्राय इनका मापक शुद्ध होता है, जिस अर्थात इनकी लंबाई ग्लोब तथा प्रक्षेप दोनों पर एक समान होती है। किसी भी प्रक्षेप की रचना करते समय सबसे पहले इन आधारभूत अक्षांश देशांतर रेखाओं की रचना की जाती है। इसके पश्चात आधारभूत अक्षांश देशांतर रेखा पर देशांतरीय अंतराल के अनुसार और ऐसे ही अक्षांशीय अंतराल के अनुसार चिन्ह अंकित करके ये रेखाएं खींच दी जाती हैं। कहने का मतलब ये है ये स्टैंडर्ड पैरेलल हैं। जैसे शंकु आकार प्रक्षेप में मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड पैरेलल होता है जिस पर ग्लोब को शंकु जिस अक्षांश पर स्पर्श करता है, और इस स्टैंडर्ड पैरेलल पर शुद्धता भी होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है प्रदर्शित क्षेत्र का विस्तार, मतलब पूरे विस्तार कितना है। बेलनाकार प्रक्षेपों में तो समस्त ग्लोब को दर्शाया जाता है, लेकिन जैसे कॉनिकल प्रोजेक्शन है
और इनमें कोनिकल में एक से अधिक एक गोलार्धी हम दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है कि कितना विस्तार इसका होना चाहिए। आप सब लोगों ने ईमानदारी से ये जो कोरोना टाइम है, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उससे आपको लाभ उठाना चाहिए और लगातार अपनी पढ़ाई के टच में रहना चाहिए। थैंक यू।